मैं अमृतेश सर केशव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन क्लास 10 का हर टॉपिक को बारीकी से समझते चलेंगे। पहला टॉपिक हो जाता है इसका अर्थव्यवस्था में विकास एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम इसका परिचय पहले समझेंगे। परिचय क्या हुआ? देखिए, अर्थव्यवस्था होता क्या है। दैनिक जीवन में हम जिन क्रियाओं को करते हैं जिससे हमारी आवश्यकताएं जो होती है पूरा होती जाती है, तो ये सब आर्थिक क्रियाकलाप ही हमारे लिए क्या है? अर्थव्यवस्था है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसके तहत आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। देखिए, प्राचीन समय में मानव जो था वो घुमंतु भोटिया का जीवन व्यतीत करता था। ऐसी परिस्थिति में उसके पास जो भी आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, और उन सीमित आवश्यकताओं को अकेले सेल्फ डिपेंड होकर के, अपने आप पर निर्भर होकर के वे सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था। इस अवस्था में उसे कहीं और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे मानव अपने सभ्यता और संस्कृति को विकसित किया, और जैसे जैसे विकास की क्रिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई। जैसे प्राचीन समय में लोग पहले कंदमूल फल फूल खाते थे, फिर कृषि का विकास हुआ, लोग पत्थरों के औजार से खेती कर लेते थे। धीरे धीरे कुदाल का आविष्कार हुआ, फिर हल का आविष्कार हुआ। हल के बाद उसको जानवरों की सहायता से मिट्टी को जोता जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया? मशीनीकरण का युग आ गया। तो यही सभ्यता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी है। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास काफी लंबा रहा है। आगे है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जीविकोपार्जन के लिए जो भी क्रियाएं हम दिन में करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दुकान चलाना होता है, या मत्स्य पालन करना होता है, या फिर अनाज की आपूर्ति के लिए हम कृषि कार्य करते हैं, या फिर कोई भी अन्य कार्य करते हैं जिससे हमें पैसा की प्राप्ति होती है, और इन पैसों की सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में वो सेवा देकर किसी और की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यही क्रिया जो होती है अर्थव्यवस्था समझी जाती है। अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा अर्थ वही हो जाता है कि हम दैनिक जीवन में जिन जिन क्रियाओं को करते हैं जिसके द्वारा अपनी और अपने साथ साथ किसी और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, अर्थव्यवस्था का प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, अर्थव्यवस्था का प्रकार दो वर्गों में हो जाता है। एक तो होता है कि जिन आर्थिक क्रियाकलापों को हम कर रहे हैं, उन आर्थिक क्रियाकलापों का कोई ना कोई स्वामित्व होगा, कोई ना कोई मालिकाना हक होगा। तो यदि हम स्वामित्व के आधार पर देखें, यदि हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हो जाते हैं। पहला क्षेत्र हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हो जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और दूसरी तरफ हम विकास के स्टेज के आधार पर देखें, विकास के आधार पर देखें तो ये दो वर्गों में बांट दिया जाता है। एक वर्ग जो होता है उसको विकसित कहा जाता है, और दूसरे को विकासशील के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं आगे कि पहला, स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या? देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए दुकान खोल दिए, तो उस दुकान का प्रॉपर वे में मालिक तो हम हुए। जब चाहेंगे शटर गिराएंगे और जब चाहेंगे शटर उठा देंगे। जब मन करेगा काम करेंगे, जब मन करेगा नहीं काम करेंगे। बिल्कुल मालिकाना हक हम पर है। अगर उससे जो लाभ होता है वो हम कैसे भी यूज करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें
उत्पादन एवं उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति या संस्था का या निजी संस्था ना का मालिकाना हक स्वामित्व हो। मालिकाना हक का मतलब हो स्वामित्व हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब इसको समझते चलेंगे कि जितना भी विकसित देश है, जैसे जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, अमेरिका है, सब के सब जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही पाया जाता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या चीजें होती है? अधिकतम लाभ होता है, लाभ की संभावनाएं जो होती है वो प्रबल होती है, अधिकतम लाभ होता है और श्रमिकों का शोषण होता है। श्रमिकों का शोषण आज भी किसी स्कूल में या किसी कहीं प्राइवेट जगह पर कोई काम करने के लिए जाता है तो उसको ज्यादा देर तक खटाया जाता है और पारिश्रमिक कम दिया जाता है। ये सोच इसलिए रहता है कि हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। और दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्या होता है? सामाजिक अर्थव्यवस्था है क्या? देखिए, जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि सरकार की चीजें होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी सरकार द्वारा संचालित होती है तो ऐसे व्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था कही जाती है। जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन एवं उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर सरकार का स्वामित्व होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी इसमें उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का कोई हक नहीं होता है, बल्कि इस पर किसी विशेष सरकार का अधीनस्थ अधिकार होता है। तो ये इसका दूसरा प्रारूप हो जाता है। तीसरा हो जाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स का मतलब क्या? जिसमें पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी हो। देखिए, दिक्कत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे देश के लिए है जहां पूंजी की अधिकता है, जहां आर्थिक समानता है, सभी लोग समान अधिकार रखते हैं और समान धन सबके पास हो, गरीबी अमीरी में ज्यादा खाई ना हो, तो ऐसे जगहों के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे देश के लिए होता है जहां की इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, सरकार को ऐसी चीजें चलानी होती है जो जनहित के लिए होती है और वो महंगी भी होती है, फिर भी सरकार उसको सब्सिडी दे करके जनता को क्या कराती है? पहुंचाती है, उसको उसके जगह तक पहुंचाती है। तो ऐसी व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीसरा हो जाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सेम चीजें हैं, बल्कि इसमें क्या हो जाता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या जानते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही हो गया कि इसमें मिश्रण है किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो भारत के पास एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को किस प्रकार से इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला जाए।
क्योंकि भारत के पास संसाधनों की उस समय कमी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या की, पहला चीज था कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी दुरुस्त करना था, उसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जरूरी थी। चूंकि एक तरफ गरीबी और भुखमरी ज्यादा थी, लोगों को सस्ते दाम पर वस्तुएं उपलब्ध भी कराना जरूरी था, तो ऐसे में सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो दोनों मिला करके क्या किया, भारत सरकार ने एक तीसरा कड़ी अपनाया, क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लिया, मिक्स कर दिया कि जहां जरूरत होगा हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, अधिक से अधिक लाभ, तो उन क्षेत्रों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रख देंगे, और जहां पर हमें लगेगा कि सरकार को गरीबों के उत्थान के लिए मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी जगहों को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में रख देंगे। इसलिए भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को गले लगाया। यहाँ पे पूछता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों पाई जाती है, क्योंकि भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत के पास दो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई। एक तो भारत को पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में खड़ा करना, यानी इसके आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करना। दूसरे तरफ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, जहां पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर नहीं थे, लोगों के पास गरीबी और भुखमरी की समस्या थी। ऐसी स्थिति में उन्हें रोजगार उन्मुख करना और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक था। इस कारण से भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को गले लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि विकास के आधार पर यह दो वर्गों में बांट दिया जाता है, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। हम समझते चलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था क्या है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, डेवलप का मतलब क्या होता है, डेवलप कौन कहा जाएगा, विकसित कौन है। विकसित वो नहीं है जिसके पास सारे संसाधन मौजूद नहीं है, विकसित वो भी नहीं है जिसके पास सारे संसाधन मौजूद है। विकसित तो वो हुए जिसके पास संसाधन मौजूद है तो उन संसाधनों का समुचित उपयोग करता हो। इसका मतलब यह हुआ कि विकसित के पीछे पहला कारण हो गया कि उनका प्रति व्यक्ति आय उच्च। प्रति व्यक्ति आय का मतलब मोटे तौर पर समझेंगे, आगे तो पढ़ना है सब। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, कि अगर घर में 1 लाख रुपया एक साल में आ रहा है और उस घर में 5 सदस्य हैं तो उनका प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, तो 1 लाख और बटा में हो गया कितना, 5, मतलब उनका प्रति व्यक्ति आय हो गया 20,000 रुपया। यानी वो 1 लाख की श्रेणी में है लेकिन उनका प्रति व्यक्ति आय 20,000 हो गया। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि यदि कोई विकसित होगा तो उनके घर रोजगार के समान अवसर होंगे, तो प्रति व्यक्ति आय उस घर का क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दूसरा चीज देखिए क्या होता है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, जीवन के प्रति आशा क्या है। एक होते हैं करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते हैं लेकिन जो पहने हैं आज वही 10 साल तक चलेगा, लगता है कि शादी में जो खरीदाया वही 10 साल 15 साल पहन रहे हैं और पैसा घर में सड़ रहा है। गाड़ी दरवाजा पर 10-10 साल रह गया और 5,000-7,000 किलोमीटर चलता है। क्यों, जरूरत थी उससे ले लिए हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रति व्यक्ति आय हमारे घर का कम है, हम एक कमाने वाले, हमारे घर की स्थिति कंडीशन जो है वो विकसित नहीं कहे जा सकते हैं। जिसका जीवन प्रत्याशा ऊंच हो। देखो, जीवन प्रत्याशा को मोटे तौर पर हम समझें, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कपड़ा पहनता है और वो ब्रांड उठाता है। जैसे मान लीजिए कोई जाता है सैलून में और 5 लाख का दाढ़ी बनवा लेता है और कोई सोचता है कि 5 रुपया का ब्लेड लाकर घर पे बनवा देंगे। तो दोनों का कंडीशन में क्या हुआ कि एक का जीवन प्रत्याशा उच्च है जो 5 लाख का दाढ़ी सेविंग कराता है, और दूसरा हो जाता है जो 5 रुपया का ब्लेड ला के घर बना देता है तो उसकी जीवन प्रत्याशा निम्न हो गई। एक सोचता है कि सटी तो खरीदना है, चलिए कोई 200-150 रुपये मीटर कपड़ा खरीदेंगे और उसी का कपड़ा सिलवा लेंगे, काम तो चलेगा। और दूसरा जाता है तो नीलेंड्स का कपड़ा लेता है, सियाराम का कपड़ा लेता है। तो ऐसे ऐसे वो गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करता है तो उनकी जीवन प्रत्याशा उच्च होती है। खाने के लिए
हम अक्सर खाने के लिए क्या करते हैं, दाल भात सब्जी भुजिया का इस्तेमाल कर दिए, हो गया। किसी घर में दाल भात दो सब्जी है, सलाद है, पापड़ अचार, यानी कई प्रकार के व्यंजन एक साथ बने हैं। तो ऐसे लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या होती है, उच्च होती है, और ऐसे लोग किसके श्रेणी में आते हैं, विकसित। तीसरा चीज हो जाता है बाबू शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर ये भी बड़ा मार्मिक चीज है। आप कभी कभी देखे होंगे, किसी व्यक्ति से पूछिएगा आपके कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, 5 बच्चे हैं, ठीक है। कितना लड़का लड़की, तो 3 लड़का 2 लड़की। अच्छा ठीक है। लेकिन वही फिर बोलता है भावुक होकर, जानते हैं 12 गो लड़का लड़की रहता, लेकिन दुर्भाग्य है 7 गो मर गया। क्यों मर गया भाई? क्योंकि उसको सही उपचार नहीं मिला, सही स्वास्थ्य की स्थिति नहीं मिली, पौष्टिक आहार नहीं मिला, और वो व्यक्ति अपने जीवन को संचालित करने में सक्षम नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि उसके घर का शिशु मृत्यु दर क्या है, उच्च है। जब उच्च है इसका मतलब है कि वो क्या है, गरीब है। तो शिशु मृत्यु दर यहाँ पे क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जब निम्न होगा मतलब क्या, कि अगर 2 बच्चा और दोनों बच्चा जन्म के बाद हृष्ट पुष्ट है, एकदम मजबूत है, वो ज्यादा दिनों तक कारगर चलने वाला है, इसका मतलब उसे सही टाइम पर सही समय पर टीकाकरण हुआ, सही समय पर पौष्टिक तत्व मिला, सही समय पर उसका जांच हुआ, ऐसी परिस्थिति में वो अच्छा बच्चा जन्म लेता है। तो ये तीनों क्रियाएं विकसित श्रेणी को दर्शाती है। अब एक प्रश्न बनता है कि प्रति व्यक्ति आय आखिर कितना रहे। किसी के घर में प्रति व्यक्ति आय तो होगा, लेकिन रहे कितना, तो उसको विकसित कहेंगे। तो देखिए 2004 की आंकड़ा के अनुसार, अब के नहीं करे, 2004 के आंकड़ा आपका बुक दे रहा है के अनुसार, जिस घर की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया तक होती है सालाना एक व्यक्ति का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। यानी लगभग किसी घर का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया तक पहुंचती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उस घर का स्थिति सुदृढ़ है, तो विकसित है। और जिस देश के प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से कम और 37,000 रुपया से ऊपर हो, तो वो क्या हो जाता है, विकासशील होता है। वो क्या होता है, विकासशील हो जाता है। और 37,000 से भी बिलो जो हो गया, तो ऐसे देश को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, गरीब देश के नाम से जानते हैं। अब समझेंगे कि गरीब देश भारत है या नहीं है। देखिए भारत का अभी जो स्थिति है, भारत का प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपया से अधिक हो चुका है। इसका मतलब भारत एक गरीब देश था, किंतु यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो चुका है। भारत पहले गरीब देश था, लेकिन अभी यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो चुका है। अब आगे चलते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री कौन हुआ। वह देश जिस देश में प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, अर्थात 4,53,000 रुपया या उससे अधिक हो, जिस देश की जीवन प्रत्याशा नागरिकों की अच्छी हो, रहन सहन का स्तर अच्छा हो, और तीसरा चीज होता है कि उस देश की शिशु मृत्यु दर निम्न हो, कम हो। निम्न मीन्स घटिया होता है, निम्न का मतलब कम भी होता है ना, तो निम्न हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा हो जाता है बाबू विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक इसका उल्टा, यानी वह देश जिसका प्रति व्यक्ति आय उच्च के जगह पर क्या हो जाएगा, निम्न हो। जीवन प्रत्याशा क्या हो, यहाँ उच्च था वहां पे क्या हो जाएगा, निम्न हो गया। विकासशील में निम्न हो जाएगा। और शिशु मृत्यु दर उच्च हो, तो ऐसे देश को हम विकासशील देश के नाम से जानते हैं। इस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से 37,000 के बीच में होती है, तो इसको हम लोग विकासशील देश के नाम से जानते हैं। आगे हो जाता है जिस देश का शिशु मृत्यु दर भी निम्न हो, तो उसको हम उच्च हो, तो उसे हम विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग जानेंगे, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है। देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखिए घर में बहुत से लोग रहते हैं, एक घर में एक जो है वो कृषि क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, कोई जो होता है वो किसी उद्योग में जाकर काम करता है,
और कोई जो है वो घर में ही है लेकिन वो सेवा क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए वो शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है, तो ये 3 क्रियाएं हो गई। एक कृषि और कृषि से संबंधित कार्य, दूसरा हो जाता है उद्योग और तीसरा हो जाता है शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। तो कृषि एवं कृषि से संबंधित जहां कार्य हुआ तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। जहां उद्योग यानी निर्माण की क्रिया और विनिर्माण की क्रिया हो रही है तो उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ये सब बनता है। और शिक्षक को हम लोग सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। देखिए तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता है बल्कि उत्पादन के साधन को प्रभावित किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र जिसे किस नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र। दूसरा हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र, इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा हो जाता है तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ वह क्षेत्र जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। वह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है। अब प्रश्न बनता है कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र। कृषि तो समझ में आ रहा है कि हम अगर खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, यानी फल सब्जी ये सब की खेती करते हैं तो ये कृषि हो गया। लेकिन कृषि के अंतर्गत उससे संबंधित कोई चीजें होती हैं, जैसे पशुपालन करते हैं तो पशुपालन के लिए उसे पशुओं के लिए अनाज, चारा आदि की प्राप्ति भी कृषि से होता है। मत्स्य पालन करते हैं या फिर मुर्गा पालन करते हैं, बतख पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इससे संबंधित आता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कृषि से संबंधित अन्य कार्य जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, खनिज संपदा यानी खनन भी इसके अंतर्गत ही आता है। और उसके बाद हो जाता है आपका कृषि। तो ये सब के सब चीजें जो होती हैं वे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे हो जाता है बाबू द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जिसमें निर्माण एवं विनिर्माण की क्रिया होती है। यहां देखिए बात समझते चले, निर्माण क्या है और विनिर्माण क्या है की क्रिया का संपादन होता है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बात समझना है क्या, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित कार्य होता था, इसलिए उसको कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें निर्माण की क्रिया और विनिर्माण की क्रिया हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। देखिए निर्माण क्या होता है, जैसे मान लीजिए
कि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो ये निर्माण की क्रिया हो गई, और उस वस्तु को बनाने के लिए भी किसी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो वर्तमान समय में एक साधन का काम कर रहा है, लेकिन उस साधन को बनाने वाला जो कंपनी होगा वो विनिर्माण कही जाएगी। जैसे मान लीजिए हम थ्रेसर देखते हैं, तो इस थ्रेसर का इस्तेमाल हम लोग गेहूं काटने में कर रहे हैं, लेकिन वही थ्रेसर किसी कंपनी में जाकर बनी होगी, तो ये जब थ्रेसर यूज हो रहा है तो निर्माण की क्रिया हो रही है, लेकिन थ्रेसर का संचालन करने वाला, थ्रेसर बनाने वाला कंपनी जो हुआ वो विनिर्माण उद्योग हो गई। हम सूत काटने वाला मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, लेकिन इन सूती वस्त्र को काटने के लिए, जिस सूत काटने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में बना है, तो जिस कंपनी में बाबू बना है वो कंपनी विनिर्माण उद्योग कही जाएगी, और जिस कंपनी में सूत बन कट रहा है वो निर्माण उद्योग कही जाएगी। आशा है कि ये तथ्य आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसमें जितना भी कंपनियां हैं, चाय मिल, सूती वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब के सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा टॉपिक हो जाता है बाबू तृतीय क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, वह क्षेत्र जिसमें निर्माण और विनिर्माण की क्रिया नहीं की जाती, यानी जिसमें उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यह उत्पादन को प्रभावित करती है। अच्छा बताइए, उद्योग ऐसे जगह में चलेगा जहां दुर्गम क्षेत्र हो, जहां जाने आने का रास्ता ना हो और वहां पे कच्चे माल आपूर्ति न किया जा सके, तो क्या वहां पे ऐसी क्रियाएं चल सकती हैं? उत्पादन की क्रिया हो सकती है? कतई नहीं। मतलब है कि उत्पादन की क्रिया के लिए क्या होना चाहिए? सड़क चाहिए, यातायात की व्यवस्था चाहिए, परिवहन, कच्चा माल को लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, मजदूरों की स्वास्थ्य की देखरेख भी होनी जरूरी है, टेलीफोन सूचनाओं का स्थानांतरण करने के लिए जरूरी है, शिक्षा जरूरी है क्योंकि पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो नए नए तकनीक का विकास होगा, तो शिक्षा, ये सब, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, टेलीफोन, शिक्षा, ये सब के सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की अर्थ संरचना क्या होती है? देखिए संरचना क्या होता है, यानी हम दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो किसी न किसी संरचना पर टिकी होती है। जैसे पूंजी होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, मानव के रूप में परिश्रमिक करने के लिए लोग होने चाहिए, स्वस्थ श्रमिक होना जरूरी है, परिवहन, यातायात, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था की संरचना होती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति है, एक दिन के लिए काम करता है और एक दिन काम करने के बाद उसकी स्थिति ऐसी होती है कि खूब कमा लेता है और फिर 2-4 दिन खाएगा, और 2-4 दिन खाने के बाद जो है उसका पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो आ जाता है जगह पर और फिर कमाना शुरू कर देता है, तो इसको विकास नहीं कहा जा सकता। विकास का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक क्रियाकलाप का नियमित संचालन
यानी जब आर्थिक क्रियाकलापों का नियमित संचालन होता है तो इसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। जब किसी देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है कि जो दैनिक जीवन यापन के लिए जिन आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हम जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की क्रिया आर्थिक क्रियाकलाप हुई। और ये अगर नियमित रूप से चल रही है, तो नियमित रूप से उससे लाभ अर्जित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक्स वो डेवलपमेंट की स्थिति में आर्थिक विकास है। इसे हम लोग सतत आर्थिक विकास भी कह सकते हैं। पूछ देता है सतत आर्थिक विकास क्या है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह प्रारूप जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों का नियमित संचालन होता है, जिससे वहां अत्यधिक मात्रा में मुनाफा लगातार होती जाती है, लगातार निर्विवाद रूप से होती जाती है, तो इस विकास को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। इस विकास को सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। अब देखिए विकास की माप एवं उसका संकेतक, हम कैसे कहेंगे कि कोई विकास में है। तो पहला कंडीशन हम बताएं कि हम ये चेक करेंगे कि उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर आय 4,53,000 से अधिक है तो हम कह सकते हैं कि विकसित है, और नहीं तो कहते हैं कि विकासशील है। ठीक है। दूसरा माप क्या हुआ, दूसरा माप हुआ जीवन प्रत्याशा। हम अभी बताएं कि यदि रहन सहन का स्तर बहुत ही बढ़िया है तो व्यक्ति क्या है, विकसित है। तीसरा कंडीशन बताएं शिशु मृत्यु दर। देखिए शिशु मृत्यु दर कम हो, निम्न हो, कम हो। ये तीनों क्यों लिया जाता है? किसी के घर में खूब कमाई होगा लेकिन ये चीजें नहीं होगी, किसी के घर में ये चीजें हो सकती है, ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें नहीं होगी। खाएगा, कमाएगा, बेचेगा, जो भी करके और कुछ पल के लिए जीवन प्रत्याशा सुधार सकता है, लेकिन उसे विकसित नहीं कहा जा सकता है। वो उठा 1 बीघा खेत बेच दिया, 10 लाख रुपया हो गया, गाड़ी खरीदा, गाड़ी पर घूमने लगा, फिर उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और उसे लग रहा है कि इसकी आपूर्ति नहीं हुआ, फिर 2 बीघा बेचता है और अपने सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। तो ऐसे जीवन प्रत्याशा को उच्च जीवन प्रत्याशा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो इसे विकसित नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा इसका बड़ा ढंग का है, लेकिन मेंटेनेंस जो है उसके अनुपात में इनकम नहीं है, इसलिए इसे विकसित नहीं कहा जा सकता है। अब विकास की माप एवं संकेतक आप समझ गए कि मेजरमेंट या इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो 3 है। ऐसा ही नहीं है कि तीन ही चीज है जिससे आप पकड़ सकते हैं। देखिए विकसित देशों की व्यवस्थाएं सब विकसित होती है, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत दुरुस्त होगी। हम ये तो कह रहे हैं कि हम विकसित हैं, कहने से तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोरोना का महामारी चल रहा है और इसमें हमारे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सोचिए कि एक ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाने में 30 लाख रुपया खर्चा होता है, और इतना भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास शिशु मृत्यु दर तो पक्का है, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि हम विकसित नहीं हैं। तो इसमें रहन सहन की क्रिया बहुत चीजें हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया रहेगा, शिक्षा का स्तर बढ़िया रहेगा, लोगों का रहन सहन अच्छा हो सकता है। तो ये सब बहुत से संकेत आ जाते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम लोग समझ गए, विकास की माप और संकेत के बारे में भी हम लोग जान गए। अब वैकल्पिक मापों का विकास, देखिए इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव मेजरमेंट, यानी वैकल्पिक स्रोत अपनाया गया। वैकल्पिक के तौर पर किन किन चीजों को लिया गया वो समझते चले। तो पहला हो जाता है आपका पूंजी, ज्यादा पूंजी होना चाहिए। संसाधन, स्वास्थ्य की स्थिति, देखिए स्वास्थ्य भी नहीं कहा सकता, स्वास्थ्य खूब बढ़िया है, लेकिन जीवन प्रत्याशा अगर उच्च हो गया तो स्वास्थ्य बढ़िया है। शिक्षा, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो स्तर बताते हैं कि देश विकसित है या विकासशील।
जिस देश में पूंजी की अधिकता होगी, जिस देश में निवेश करने की कैपेसिटी अधिक होगी, विकसित होगा। जहाँ संसाधन का पर्याप्त भंडार होगा वो भी विकसित हो सकता है। जहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति काफी दुरुस्त है वो भी विकसित हो सकता है। और जहाँ का शिक्षा स्तर गाना नहीं है तो वो भी विकसित है। अब आगे है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या क्या है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें आपको हम पहले बता दिए कि जीवन प्रत्याशा पहला हो जाता है आपका जीवन प्रत्याशा। बात समझते चलेंगे, जीवन प्रत्याशा है क्या। किसी देश के नागरिकों का रहन सहन का स्तर जो है जब अच्छा होता है तो उसी को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और जीवन प्रत्याशा अच्छा होने पर क्या होता है, विकसित देश की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय। बताएं कि प्रति व्यक्ति आय भी गुणवत्ता का सूचक होता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया से अधिक होती है उसे विकसित कहते हैं। 4,53,000 से 37,000 के बीच होती है तो उसको विकासशील कहते हैं। और 37,000 से भी कम होती है तो उसको हम गरीब देश की श्रेणी में रखते हैं। अगला हो जाता है शिशु मृत्यु दर। जिस देश का शिशु मृत्यु दर क्या होता है, निम्न हो तो विकसित होता है। और उच्च हो यानी ज्यादा लड़का डेथ करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI यानी विश्व में 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक बड़ी संस्था बनाई गई जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सूचकांक निकालता है, इंडेक्स निकालता है जिसे मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है। इस सूचकांक के तहत संकेतकों के आधार पर यह दर्शाया जाता है कि किस देश की स्थिति परिस्थिति अच्छी है और किस देश की स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं है, कौन विकसित है कौन विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अब होता है विकास की धारणीयता क्या है, वही सतत पोषणीयता को विकास की धारणीयता के नाम से जानते हैं। यानी जब किसी देश की आर्थिक क्रियाकलाप इस प्रकार होती है कि वहाँ का प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, जीवन प्रत्याशा उच्च होता है ना, रहन सहन अच्छा रहता है, तो वहाँ लगातार क्या होता है, आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विकसित कहते हैं। यानी सतत पोषणीय आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, वही देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके दो कारक हो जाते हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हो जाते हैं, एक आर्थिक कारक और दूसरा हो जाता है आपका गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक देखिए, आर्थिक विकास तभी हो सकती है जब हमारे पास क्या हो, पूंजी हो, उद्योग लगेगा, परिवहन के साधन हो, बिजली हो, संसाधन हो, ये सब चीजें आर्थिक विकास के प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं जो पैसों के बदौलत प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक के अंतर्गत जिसे पैसों पर खरीदा नहीं जा सकता है, ये माहौल पर डिपेंड करता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक माहौल कैसा है। बताइए किसी देश की जनसंख्या खूब बढ़िया है, संसाधन खूब है, पूंजी खूब है और उस देश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता है, एक दूसरे देश से आक्रमण का भय हो, चोरी डकैती का भय हो, क्या ऐसे में लोग विकास के बारे में सोच सकते हैं, आर्थिक विकास को कर सकते हैं? कतई नहीं। यानी आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर में पहला फैक्टर आ जाता है प्राकृतिक संसाधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जिस देश में खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में होता है, लौह खनिज, अलौह खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, तो उस देश में आर्थिक विकास काफी तीव्र गति से हो सकता है। दूसरा हो जाता है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए अगर संसाधन है, हमारे देश में संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन पूंजी की अधिकता न होने के कारण आज भी हम जितना औद्योगिक विकास करना चाहते थे उस स्तर से काफी पीछे हैं। तो इसका मूल कारण है कि हम उस स्तर
तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूंजी कैपिटलिज्म की कमी है, यानी कैपिटल की कमी है। तीसरा चीज होता है पूंजी उत्पाद का अनुपात। देखिए, अगर मान लीजिए हम 100 रुपया खर्च किए और उससे 10 वस्तु बनाए, तो इसका मतलब होता है कि एक वस्तु पर मेरा लागत मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, और मार्केट में उसे 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमारा मुनाफा 5 रुपया। अगर यही 100 रुपया में हम क्या कर रहे हैं, 20 वस्तु बनाते हैं, तो हमारा लागत मूल्य 5 रुपया हो गया, और 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपया। यहाँ प्रॉफिट क्या हुआ, 5 रुपया। तो यही चीज जो होता है पूंजी उत्पाद का अनुपात होता है। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके जब कम से कम वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, तो यही होता है पूंजी उत्पाद का अनुपात, यही होता है पूंजी उत्पाद का अनुपात। अब अगला होता है तकनीकी विकास। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको हम आरी दे देते हैं, बसीला दे देते हैं, और मोटा सा क्या दे देते हैं, लकड़ी का तख्ता दे देते हैं, उससे वो काटता जाता है, और काट करके क्या बनाता है, एक बहुत बढ़िया प्रारूप तैयार करता है। लेकिन उसमें उसको क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी बलिदान दे देनी पड़ती है, यानी ज्यादा लकड़ियों को बर्बाद कर देता है। इसका मूल कारण है कि वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। लेकिन वही कोई कारपेंटर होता है या इस क्षेत्र में निपुण दक्ष व्यक्ति को अगर हम उस लकड़ी के तख्ते को देते हैं, तो उससे कई प्रकार के सोफा, फर्नीचर, कई प्रकार की चीजें निर्मित कर देता है। तो तकनीकी विकास में क्या होता है, कम लागत खर्च में अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा उत्पादन होता है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और उसकी मांग भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये तकनीकी विकास के लिए ही उच्च शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इंजीनियर, डॉक्टर, ITI, पॉलिटेक्निक आदि की आवश्यकता तकनीकी विकास के लिए ही जरूरत पड़ती है। अब आगे होता है मानवीय संसाधन। देखिए, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है, मानव खुद एक साधन भी है और साधक भी है। यानी यदि हम कंपनी में मजदूर के रूप में किसी व्यक्ति को खटा रहे हैं, तो वहां पे वो मानवीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यानी मानव एक साधन भी है और साधक भी है। कैसे? तो लिखेंगे मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन के जगहों पर इस्तेमाल होता है, उत्पादन की क्रिया को बढ़ाता है, और मानव के द्वारा उत्पादन की क्रिया परिपूरित की जाती है। इसलिए मानव एक साधन भी है और साधक भी है। अब आगे होता है गैर आर्थिक कारक। देखिए, गैर आर्थिक कारक में बता रहे हैं। देखिए, बिहार का विकास अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार में आज से पूर्व जो भी सरकारें आई, तो ऐसी माहौल क्रिएट नहीं की कि जो पूंजीपति वर्ग था, जो औद्योगिक पति वर्ग थे, वो यहाँ आकर पूंजी निवेश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उन्मुख कर सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी कंपनी वाले आते, तो यहाँ चोरी, डकैती, फिरौती आदि का भय का खतरा बना लगा रहता था। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में विकास करता था, तो उसकी दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण कर लिया जाता था। हमें याद है वो दिन जब एक नेता का शादी था पटना में, उनकी लड़की का, और उनके साला जो थे वे पूरे कार का पूरा जो है शोरूम को खाली करा दिए थे, केवल इसलिए कि मेहमानों को वहां से माने जो घर था उनको एयरपोर्ट से घर तक छोड़ना था। इसके लिए पूरा का पूरा एजेंसी खाली कर दिया गया। तो जहां ऐसी माहौल क्रिएट होगी तो वहां नहीं होगा। तो सीधा सीधा देखिए एक बात समझाते हैं। आपको याद होगा 2012 की घटना, 12/12/2012, 12:12:12 एक गाना इस पर आया था। 2012 में आई भूकंप तू ही बचैया है माई। मतलब क्या है, इसको कहने के पीछे क्या राज है? तो देखिए, 12/12/2012 को जो घटना होने वाली थी, ऐसा विडंबनाएं लोगों में व्याप्त हो गई कि इस दिन भूकंप आएगा और पूरा विश्व नहस तहस हो जाएगा। और उस क्रम में बहुत से फिल्म बन के आ गई थी, और उस फिल्म में दर्शाया गया था कि अब ये पूरा ब्रह्मांड बचेगा नहीं। तो पूरा ब्रह्मांड जब बचेगा नहीं, तो उस समय हम राजपुर में थे, एक मार्केट में थे, और वहां पे एक व्यक्ति पूरा ट्रॉली से भरा हुआ सीमेंट, छड़, गिट्टी आदि क्रियाओं मतलब आधारभूत संरचना बनाने के लिए एक ट्रैक्टर पर लोड करके और घर जाने ही वाला था। तब तक
एक व्यक्ति आकर कहता है कि कल भूकंप आएगा, पूरा विश्व नाश हो जाएगा, तुम ये क्या कर रहे हो, लेकर क्या करोगे? वो व्यक्ति कहता है जब बचेंगे ही नहीं तो इस सब की जरूरत नहीं है। दुकानदार को कहता है कि 40-50 हज़ार कम काट के पैसा हमारा फेर दो, हमको पैसा की जरूरत है, हमको सामान नहीं चाहिए। उस दिन की स्थिति हर गांव में ऐसा हुआ था कि गांव में 2-3 चीजें नहीं मिल रही थी, डालडा, चीनी, मैदा नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? लोग सोच रहे थे कि जब मरना ही है तो खा कर क्यों नहीं मरे, यानी मरना ही है कल तो बचा के क्या करेंगे। सोचिए, ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जब गैर आर्थिक कारक इस प्रकार का दुरुस्त नहीं होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ऐसे जीवन से क्या लाभ, ऐसे बचत से क्या लाभ कि हम उसका फिर दुरुपयोग कर पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस अवस्था को हम लोग गैर आर्थिक कारक के रूप में जानते हैं। अब इसके आगे हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद देश की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। यहाँ जो भी उद्योग था सब नष्ट हो गया था। फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण आपसी विभेद की स्थिति भी काफी बन गई थी और देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। एक ऐसी अवस्था थी कि भारत का जो बाजार था वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ था। तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास के लिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को गले लगाया गया और गले लगा करके धीरे धीरे विकास की गति को आगे बढ़ाया गया, जिस कारण से भारत आज गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। भारत में आज प्रति व्यक्ति आय 60,000 से अधिक हो चुकी है, अतः यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो चुका है। अब आगे है कि बिहार के विकास की स्थिति। देखिए भारत जो है एक देश है जिसके अंतर्गत एक छोटा सा राज्य आता है बिहार। ये बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, राज्य है। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर चले तो इस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मतलब कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश तो राज्य तो है, लेकिन वहां जिस तथ्य में, जिस अनुपात में जनसंख्या है उससे अधिक वहां पे भूमि है और इस कारण से जनसंख्या घनत्व वहां का क्या है, कम है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है, कम। मान लीजिए 1 किलोमीटर चौड़ाई और लंबाई इतने क्षेत्र में लगभग यहाँ 1156 व्यक्ति रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो काफी अधिक है। लगभग यहाँ का जनसंख्या 12 करोड़ था, लगभग 16-17 करोड़ को पार कर रहा है, जबकि यहाँ कुल लगभग 94,600 कुछ किलोमीटर, लगभग 94,500, 94.6 हजार किलोमीटर हेक्टेयर भूमि है, हेक्टेयर भूमि है। इतनी भूमि में कृषि कार्य या जो भी आवास या औद्योगिक विकास जो भी करना है हम लोग करते हैं। बिहार की स्थिति इस प्रकार है। और बिहार में विकास की संभावनाएं कैसी है? देखिए बिहार विश्व का एक अग्रणी राज्यों में था, क्योंकि उस समय जब पूरे विश्व में शिक्षा का कोई स्थान नहीं था, उस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ 10,000 लगभग स्टूडेंट रहते थे, 2,000 शिक्षक उपलब्ध थे और वहाँ विश्व के कई देशों से, कनाडा, जापान या फिर चीन आदि राज्यों से, देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। दूसरा चीज, यहाँ का आज भी शाही लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, हाजीपुर का केला आदि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अपने क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध है। तो विकास की संभावना यहाँ पर प्रबल है। हालांकि 2000 ईस्वी में जिस प्रकार से झारखंड अलग हुआ तो खनिज संपदा झारखंड में चली गई, लेकिन आज भी यहाँ उर्वरक भूमि की संख्या अधिक है। पर्याप्त नदी होने के कारण जल आपूर्ति और सिंचाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त है। ऐसे में यहाँ विकास के अवसर को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करें, कृषि क्षेत्र पर आधारित उद्योग, कृषि क्षेत्र पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दें, जैसे लाह उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो हमें
इससे इसमें विकास किया इन क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में बिहार की भूमिका, बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अगर इस राज्य का विकास राज्य है, अतः इसका विकास किए बिना हमारे देश का विकास संभव नहीं है। ऐसे में इस क्षेत्र का विकास किए बिना देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना उसी प्रकार से है जैसे एक पक्षी अगर एक पंख से चाहती है कि हम उड़ लें, तो ये संभव नहीं है। एक गाड़ी दो पहिए की है और वो चाहे कि एक पहिया के बदौलत चलने, तो संभव नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं और विकास, बेसिक वांट्स एंड डेवलपमेंट क्या है? बेसिक मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या होता है? भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा, स्वास्थ्य को भी इसके अंतर्गत ला दिया गया, जिसके अभाव में विकास की क्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आगे अगला टॉपिक देखिएगा, और जो भी ये इसका नोट्स चाहते हैं उसके लिए केशव क्लासेज ऐप्स है, जिसको डाउनलोड करें और उसमें सारा चैप्टर वाइज हर विषय का नोट्स बनाया जा रहा है। धन्यवाद।